नमस्कार बच्चों। आज हम आपको अम्ल, क्षार और लवण इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। कल मैंने इसी पाठ में अम्ल क्षार सूचक के बारे में पढ़ाया था और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। आज हम अम्ल के विषय में पढ़ेंगे। अम्ल क्या है? तो बच्चों, अम्ल आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल वे खट्टे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और भी सूचक हैं अम्ल के लिए, जैसे फिनोल्फ्थलीन है, रंगहीन रहता है। मेथिल ऑरेंज है, लाल रंग देता है या ऑरेंज रंग देता है। और कई गंधीय सूचक भी हैं, जिसे मैंने कल पढ़ाया था आपको, या पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अम्ल बच्चों दो प्रकार के होते हैं, खनिजम और कार्बनिक अम्ल। खनिजम और कार्बनिक अम्ल। खनिजम ये बहुत प्रबल है, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमें प्रकृति में मिलते हैं, भूमि में, मिट्टी में। और कार्बनिक अम्ल ये खाद्य पदार्थों में होते हैं या जीवों में होते हैं, जंतुओं में, जैसे सिरका है। ये एक कार्बनिक अम्ल है। ये दुर्बल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या जलाने वाले या संक्षारक जिन्हें कहते हैं, वो ये नहीं होते, क्योंकि जब इन्हें खाते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, टार्टरी में टार्टरिक अम्ल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। खट्टी चीज़ों में संतरा है, बहुत सारे फल हैं जिनमें जो खट्टे हैं और जिनमें खाने वाले अम्ल पाए जाते हैं, तो दुर्बल होते हैं। ये खनिज अम्ल हैं जो बहुत प्रबल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HCl। इनका प्रयोग हम खाने में नहीं कर सकते, इन्हें हमें चखना भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमारे अंगों को जला देंगे, बहुत बुरी तरीके से जला देंगे। इनका उपयोग भी होता है हमारे जीवन में। टॉयलेट क्लीनर में इनमें से कोई सा अम्ल होता होगा जो वही शीट को साफ करता है। अब हमने ये जान लिया कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में ये खनिज अम्ल प्रबल होते हैं और कार्बनिक अम्ल जो है वो दुर्बल होते हैं। इसका सिरका जो होता है, इसका सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, CH3COOH, इस सिरके का सूत्र होता है। इसके बाद हम जानना चाहते हैं तनु अम्ल व सांद्र अम्ल। ये दोनों दो तुलनात्मक शब्द हैं, तुलना करने से ही पता लगता है। देखिए, विलयन दो चीज़ों से बनता है, विलय और विलायक। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलय प्लस विलायक। यदि ये विलय ज़्यादा है तो सांद्र होता है विलयन, और अगर विलायक ज़्यादा है तो विलयन आपका तनु होगा। जैसे चीनी और पानी का विलयन आप बनाते हैं, एक गिलास में आपने 4 चम्मच चीनी डाल दी और दूसरे गिलास पानी में आपने 20 चम्मच चीनी डाल दी, तो जिसमें 4 चम्मच चीनी वाला जो विलयन है जल में, वो तनु है, और 20 चम्मच चीनी वाला जल का जो विलयन है वो सांद्र है। और आप भली बात ये भी जानते हैं कि सांद्र को तनु कैसे करते हैं। जैसे मान लिया आप घर पे शरबत बना रहे हैं, शरबत यानी जैसे शिकंजी वगैरह आप बनाते हैं, तो चीनी मिलाते हैं पानी में। जब चीनी ज़्यादा हो जाती है तो आप उसमें और पानी ऐड कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। इस प्रकार जो सांद्र विलय होता है वो तनु हो जाता है। इसी प्रकार
हम अम्लों में भी देखते हैं कि अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, पानी में घोल के विलयन बना रहे हैं, अम्ल ज़्यादा है तो सांद्र विलयन होगा, पानी कम है, और अगर अम्ल कम है पानी ज़्यादा है तो तनु अवस्था में जो अम्ल होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं तनु, लेकिन जो सांद्र होते हैं वो बहुत खतरनाक अम्ल होते हैं, बहुत ज़्यादा। इनके साथ हमें कोई क्रिया बिना सावधानी के, बिना उपकरणों के, ग्लव्स वगैरह पहने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गिर गए तो हमारे अम्लों को क्षति बुरी तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया कि जिसमें विलायक ज्यादा होगा वो तनु है, तो सांद्र अम्ल में हम विलायक मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। इस क्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। ध्यान से समझना है, अम्ल में अगर पानी मिला दे सांद्र विलयन में तो तनु हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप सांद्र अम्ल में जल मत मिलाइए। क्यों? क्योंकि जब आप अम्ल में जल मिलाते हैं तो ये क्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न ऊष्मा से कभी कभी अम्ल उछलकर आपके ऊपर गिर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं, आपकी त्वचा जल जाएगी, आप आंखों पे गिर गया तो आंखें खराब हो जाएंगी, चेहरे पर गिर गया तो चेहरे को खराब कर देगा। इसीलिए तनुकरण करते समय कभी भी सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे और हिलाते हुए, उसको हिलाते रहे। ठीक है, तो ये तनुकरण के बारे में मैंने आपको बताया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जवाब देना पड़ेगा पेपर में कि तनुकरण करते समय सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाते बल्कि जल में अम्ल मिलाते हैं। क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि अम्ल में जल का मिलाना ऊष्मा उत्पन्न करता है और उस ऊष्मा से अम्ल उछलकर हमारे कपड़ों पर, चेहरे पर गिर सकता है, जिससे हमें हानि हो सकती है, हमारा चेहरा जल सकता है। इस सावधानी से इस दुर्घटना से बचने के लिए हम ये सावधानी अपनाते हैं कि जल में सांद्र अम्ल को मिलाकर उसे तनु किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तनुकरण हमने समझ लिया। अब हम अम्लों के गुणों का अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि अम्लों के क्या क्या गुण हैं। तो अम्लों में मैंने बताया इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लिटमस पर प्रभाव। तो आप जानते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा लिख सकते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इनमें रंग नहीं देता। और भी बहुत सारे प्रयोग इनके पहचान के लिए है, वो आप लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं विद्युत अपघट्य का कार्य भी करते हैं। जल में घुल जाते हैं। बच्चों, विद्युत अपघट्य क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे। विद्युत अपघट्य, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनमें ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा बहती नहीं है, लेकिन जब उन्हें आप जल में डाल दोगे तो उनमें विद्युत धारा बहने लगेगी। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है उनको हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझना।
इसके बाद जल में ये घुली जाते हैं। इसके बाद संक्षारक है, मतलब पदार्थों को जला देते हैं, गला देते हैं, सड़ा देते हैं, कागज पर अगर डाल दो उसे जला देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम संक्षारक पदार्थ कहते हैं। अगला है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। सक्रिय धातुएं कौन सी हैं? जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब सक्रिय धातु हैं बच्चों। ठीक है, ये क्रिया करेंगी तो अम्ल, मान लिया आप मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा H2, यानी ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 प्लस मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, 2 क्लोरीन है, MgCl2 बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनी है, ऊपर को तीर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी पहचान आप किस प्रकार करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनी है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक परख नली लेनी होगी, उसमें अम्ल और प्लस मैग्नीशियम धातु डाल दीजिए। मान लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और मैग्नीशियम धातु डाल दी, इसे स्टैंड में कस लीजिए। और इसके मुंह को बंद करके इसमें एक निकास नली लगा देते हैं और निकास नली को जल से भरे हुए टब में डुबो देते हैं। इसमें जल है, हाइड्रोजन गैस जल में घुलती नहीं है, तो ये बुलबुलों के रूप में ऊपर उतरने लगेगी। और जब आप इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आओगे तो ये बुलबुले पप साउंड के साथ फटने लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है, बहुत तेजी से आग पकड़ती है। हाइड्रोजन गैस एक ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है, लेकिन उसकी जलने की दर बहुत तेज है। इसलिए अभी हाइड्रोजन गैस से चलने वाले वाहन मार्केट में नहीं आए हैं। है बहुत काम का ईंधन, लेकिन अनियंत्रित होकर जलना इसका एक दुष्प्रभाव है, इसलिए हम इसको ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार आप हाइड्रोजन गैस के निकलने का प्रमाण इस प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अगला गुण देखते हैं। अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस पूरी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया यह है जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार से लवण तथा जल बनता है। उदासीनीकरण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब अम्ल और क्षार तुल्यांकीय अनुपात में क्रिया करेंगे तो अम्ल का अम्लीय लक्षण और क्षार का क्षारीय लक्षण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। इसीलिए इस क्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने लिखा है। एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है
उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा दी जाती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये छूट गया है तो इसे आप याद करिए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये दो तरह की अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी जिनमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी जिनमें ऊष्मा अभिकारकों को दी जाती है। अब हम एक उदाहरण लेकर इस अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे हमने लिया NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसमें OH है, इसकी पहचान है क्षार, और एक अम्ल ले लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो होता क्या है कि इसका H और इसके OH दोनों मिलकर जल बना लेते हैं, और NaCl से मिलकर लवण बना लेगा NaCl, और जल बन जाएगा। ये नमक का सूत्र है, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, अगर अम्ल धातु ऑक्साइड से भी क्रिया करता है तो क्या देगा? अगर अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तब भी लवण और जल बनेंगे। पीछे जो अभिक्रिया समझाई थी उसमें भी लवण और जल बन रहे थे, लेकिन वहां क्षार था और यहाँ धातु ऑक्साइड है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षार के समान होती है, अर्थात क्षारीय होती है। तो याद रखेंगे धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे मान लिया मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसकी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करें तो होता क्या है? इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन लेके जल बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट को ले लेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और H2O आपका अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को भी आपने याद रखना है कि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट जैसे मैग्नीशियम धातु है और कार्बोनेट होता है CO3। धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में CO2 गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल से कराता हूँ तो मैग्नीशियम तो इस सल्फेट को ले लेगा, MgSO4 बना देगा और ये दोनों H2O को ले लेगा, H2O और प्लस एक वो बचेगा, वो CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हम कैसे परीक्षण करेंगे कि गैस जो निकली है वो CO2 है? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक परख नली में धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल दोनों लेंगे। ये ले लिया हमने और आप जानते हैं कि अभिक्रिया से CO2 गैस निकलेगी। इस CO2 गैस को निकास नली से निकालेंगे और दूसरी परख नली जिसमें चूने का पानी भरा हुआ है, चूने का पानी, चूना जो होता है उसको पानी में भिगो दो और फिर छान लो तो जो पानी प्राप्त होता है उसे चूने का पानी कहते हैं। ये पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, जल की तरह होता है छानने के बाद जो मिलेगा। और जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो CO2 गैस निकलेगी और जब वो इसके अंदर प्रवेश करेगी
तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। इससे पता लगेगा कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऐसा क्यों हुआ? चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये CO2 से विक्रिया करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल बनाता है। ठीक है। और अगर आप CO2 गैस को बहुत ज्यादा प्रवाहित करोगे तो दूधिया जो विलयन है वो फिर पारदर्शी हो जाएगा। ये दूधिया हुआ था इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो फिर वापस पारदर्शी कैसे हो जाता है? क्योंकि CaCO3 पे जब फिर CO2 आएगी जल की उपस्थिति में तो CaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी जल में घुल जाता है। जो चीज जल में घुल जाएगी वो दिखाई कहां से देगी? तो विलयन फिर से पारदर्शी हो जाएगा। तो इस प्रकार CO2 गैस निकलने का हमने परीक्षण करके देखा। चूने के पानी प्रवाहित किया, चूने का पानी दूधिया हो गया, ज्यादा देर प्रवाहित किया। अच्छा, दूधिया क्यों हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दोनों की अभिक्रिया से। और फिर दोबारा से पारदर्शी क्यों हुआ? अगर और ज्यादा मात्रा में CO2 आप प्रवाहित करते रहेंगे तो वो CO2 फिर कैल्शियम कार्बोनेट से जल की उपस्थिति में क्रिया करेगी और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगी। तो इस प्रकार हमने CO2 गैस का परीक्षण भी किया। तो धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण और जल और CO2 बनाते हैं। इसके बाद अम्लों के एक और गुण के बारे में हम पढ़ते हैं। जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जैसे HCl है, इसे आप जल में घोल दोगे तो ये हमें ये दो H+ देगा। तो जितने भी यौगिक जल में घुलकर H+ देंगे वो अम्ल होंगे, ये भी याद रखना। एक और गुण बताते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो लवण, जल और CO2 देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी HCl से क्रिया करा दी, संतुलन के लिए 2 लगा दिया, MgCl2 बनेगा लवण, जल बनेगा H2O, और क्योंकि 4 H है तो 2 जल के अणु बनेंगे और बनेगा CO2, तो 2 कार्बन है तो 2 CO। तो इस प्रकार ये वाला गुण भी हमें याद रखना है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेंगे, लवण, जल और CO2 बनाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों मैंने इस क्लास में अम्लों के बारे में बहुत सारे गुण आपको बताए। अगर कोई गुण छूट जाता है तो आप उससे चर्चा कर सकते हैं, या अगली क्लास में मैं स्वयं ही देख लूँगा कि कोई गुण छूटा तो नहीं है, और अगली क्लास में भी चर्चा आपसे करूँगा। इन गुणों को कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को बार बार देखकर समझ लीजिए, याद हो जाएगा। अपने इस समय को सदुपयोग करें, बहुत अच्छा समय आपको मिला हुआ है। घर पर बैठकर आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के, पंखा भी चल रहा होगा, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, और कोई शोर शराबा भी नहीं होगा, और घर पर आपके मम्मी पापा भी आपकी मदद कर सकते हैं, और हम तो आपकी मदद के लिए यहीं जब मर्जी फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप हमसे। तो घर पर बैठकर पढ़ने की आदत डालिए इस प्रकार भी, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार की पढ़ाई फिर से भी हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन खुलना या स्कूल का खुलना अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना एक काफ़ी भयंकर बीमारी है। इससे निजात अभी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और घर में रहकर योगासन करिए, एक्सरसाइज करिए, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, ताकि आप कोरोना से लड़ सकें।
और बाकी अपने घर में रहेंगे तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपको कोरोना ना हो। दूसरा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए ताकि पढ़ाई में आपका मन लगे, समय को वेस्ट ना करिए, पढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसी क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।